जी नमस्कार साथियों, ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे मॉडल पेपर की सीरीज़ में एक और नया पेपर, जिसमें आपके एग्ज़ाम में बनने वाले कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और रीजनिंग और मैथ्स के कुछ और नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। और इससे पहले भी हमने कई सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं मॉडल पेपर बेहतर तैयारी के लिए, आप उनको भी देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व विकसित करने का निश्चय किया है, तो उसका नाम क्या है? जो नया टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा तो उसका नाम क्या है, वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, दूसरा है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, तीसरा है दुर्गावती टाइगर रिजर्व और फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, यानी कि गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का फोर्थ टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। करंट का क्वेश्चन है तो महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। अन्य तीन की बात करें तो इंद्रावती, इंद्रावती, सीतावती यानी कि उदनती, उदनती सीतावती, सीतावती और एक अचान कमार टाइगर रिजर्व भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये टोटल चार टाइगर रिजर्व होंगे जो कि 36 राज्य में होंगे। अगर बात करें देश का ये कौन सा होगा, तो देश का ये 56वां होगा और इससे पहले भारत में 55 टाइगर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एल्यूमिनियम उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो अभी भारत में हाल ही में 2023-24 में भारत का स्थान बताना है हमें एल्यूमिनियम के उत्पादन में। तो पहला ऑप्शन है कि पहला, दूसरा है कि दूसरा, तीसरा है कि चौथा और चौथा है तीसरा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि भारत का स्थान हो गया एल्यूमिनियम के उत्पादन में दूसरा, यानी कि सेकंड पोजीशन पे पहुंच गया है भारत। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी हाल ही का करंट का क्वेश्चन है तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक क्वेश्चन और यहाँ से आपके एग्जाम में बन सकता है जो कि महत्वपूर्ण है कि लोहा अयस्क उत्पादन में भारत का स्थान क्या है। ठीक है, लोहा अयस्क उत्पादन में भारत का स्थान, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि फोर्थ स्थान पर है भारत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत का पहला नेशनल स्पेस डे कब मनाया गया? तो हमें बताना है कि भारत का पहला नेशनल स्पेस डे कब मनाया गया था। तो देखिए पहला ऑप्शन है 23 अगस्त 2024 को, दूसरा ऑप्शन है 26 अगस्त 2024 को, तीसरा ऑप्शन है 27 अगस्त 2024 को और फोर्थ ऑप्शन है 21 अगस्त 2024 को। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, यानी कि 23 अगस्त 2024 को मनाया गया था पहला नेशनल स्पेस डे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि पहली बार जब भी कोई घटनाएं घटित होती तो वहाँ पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर बनते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 23 अगस्त 2024 को। अब बात होती है कि 23 अगस्त 2024 को ही क्यों मनाया गया। तो इसी दिन भारत का जो चंद्रयान 3 था तो वह लैंड हुआ था चंद्रमा पर। राइट, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसी दिन लैंड हुआ था। दो क्वेश्चन और यहाँ से आपके एग्जाम में बनते हैं कि जहाँ पर लैंड हुआ तो उस स्थान का नाम क्या है। तो उसका नाम है शिव शक्ति बिंदु। ठीक है, जहाँ पर लैंड हुआ है उसका नाम है शिव शक्ति बिंदु, शिव शक्ति बिंदु। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगला भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है 7 अगस्त को, दूसरा ऑप्शन है 5 अगस्त को, तीसरा ऑप्शन है 1 अगस्त को और चौथा ऑप्शन है 27 जुलाई को। तो अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, यानी कि 7 अगस्त मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। ठीक है, 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन शुरुआत हुई थी इसी कारण से। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जब संख्या 85, 87, 89, 91, 95 और 96 को 100 से भाग दें तब शेषफल क्या रहता है। तो देखिए, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो कई बार आपके एग्जाम में ऐसे सवाल बनते हैं, तो इनको कैसे हल करना है। तो देखिए, इस कंसेप्ट को आप समझिए, उसके बाद एक दो क्वेश्चन आप अपने हिसाब से लेके करना। तो जब भी शेषफल की बात हो, तो देखिए हमें क्या करना है कि इकाई के अंक को देखना है, राइट। यानी कि 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 6 करवाना है। देखिए इसको कैसे कराओगे, तो 6 और 5 30, यानी कि 0। और अब इस 0 का किसी भी संख्या से आप गुणा करवाओगे इस इकाई के अंक से, तो आपके पास में आंसर आने वाला है 0। अगर आपको नहीं पता पड़ रहा है तो आप करवा के देख लीजिए। तो इसका आंसर आएगा 0। और इसमें जब आप 2 का भाग दोगे तो आपके पास में आंसर बचेगा 0। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में बनते हैं जहाँ पर आप कंफ्यूज होते हैं, राइट। तो देखिए एक दो एग्जाम्पल और आप खुद से लेके ट्राई करिए कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करना है। तो इकाई के अंक पर केवल इकाई के अंक का प्रभाव पड़ता है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हल किया जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लाहौर में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया। तो साइमन कमीशन जब भारत में आया था, तो लाहौर में गया था, तो वहां पर उसके बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन है जिन्ना, दूसरा ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तीसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, और फोर्थ ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि लाला लाजपत राय ने। तो लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किया था, कहाँ पे, लाहौर। ठीक है, तो ये स्थान आपको ध्यान में रखना है। और यहीं पे आपके सिर में एक चोट लगी थी, उसके बाद में आपकी मृत्यु हो गई थी, ये भी घटना आपको ध्यान में रखना है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है। तो अखिल भारतीय सेवाएं जो होती है, उनके सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है, दूसरा ऑप्शन है भारत के संविधान में किया गया है, तीसरा ऑप्शन है भारतीय संसद करती है, और फोर्थ ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग करता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी से। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा भारतीय संसद, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अखिल भारतीय जो सेवाएं होती है, पूरे भारत में सेवाएं देती है, तो उसकी सेवा शर्तें, कार्यकाल वगैरह का सारा निर्णय भारतीय संसद करती है, राइट। तो ये आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है। तो बजट का शब्द का उल्लेख कहाँ पे किया गया है भारतीय संविधान में, वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 266 में, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 112 में, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 265 में, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है किसी में नहीं। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है, यानी कि कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। तो बजट शब्द का उल्लेख तो भारत के संविधान में कहीं पे भी नहीं है, लेकिन तो बजट को कहा गया है वार्षिक वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, तो बजट शब्द का उल्लेख तो कहीं पे नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण नाम से भारतीय संविधान में उल्लेख है इसका, अनुच्छेद 112 में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लोकायुक्त की संस्था सर्वप्रथम किस राज्य ने स्थापित की। तो कौन से राज्य में संस्था को स्थापित किया गया वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है ओडिशा में, दूसरा ऑप्शन है बिहार में, तीसरा ऑप्शन है पंजाब में, और फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र में। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ट्राई करिए कि दे पाए। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि महाराष्ट्र ने सबसे पहले लोकायुक्त संस्था की स्थापना की थी। कब की थी, तो सबसे पहले 1971 में महाराष्ट्र ने लोकायुक्त संस्था की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री की अनुमति के बिना, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, तीसरा ऑप्शन है वित्त मंत्री की अनुमति के बिना, और फोर्थ ऑप्शन है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की अनुमति के बिना। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। एक ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए घर से 50 मीटर दक्षिण की तरफ चलती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। आखिरकार वह अपने घर की ओर सबसे छोटे मार्ग पर चलना शुरू करती है। वह किस दिशा में चल रही है? तो देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर बिल्कुल आसानी से निकाला जा सकता है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। ए घर से 50 मीटर दक्षिण की तरफ चली, राइट। तो ये होता है पूर्व, ये पश्चिम, और ये हमारा उत्तर होता है, और ये होती है दक्षिण दिशा, राइट। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ए यहाँ पे है, राइट। ए घर से 50 मीटर दक्षिण की तरफ चली, तो दक्षिण दिशा ये वाली, तो इधर चलिए वो 50 मीटर, करेक्ट। ये वाली होगी 50 मीटर। फिर वो बाईं ओर मुड़ी, तो इसकी बाईं दिशा ये वाली होगी। इस तरफ चली वो 20 मीटर, यानी कि यहाँ पे है, करेक्ट। तो 20 मीटर चलने के बाद वो यहाँ पे पहुंची। फिर वह उत्तर की दिशा, तो उत्तर की दिशा ये वाली होगी। और इस तरफ चली वह 30 मीटर, तो ये वाली 30 मीटर, करेक्ट। आखिरकार वह अपने घर की तरफ सबसे छोटे मार्ग पर चलना शुरू कर देती है। तो देखिए इसके घर की तरफ छोटा का सबसे छोटा मार्ग, आखिरकार वह अपने घर की ओर सबसे छोटे मार्ग पर चलना शुरू कर देती है। तो उसका घर ये रहा, ये वाला उसका घर है। तो उसकी तरफ छोटा मार्ग, सबसे छोटा मार्ग तो ये वाला रहा, राइट। तो ये है सबसे छोटा मार्ग। तो ये कौन सी दिशा है? तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये कौन सी दिशा होगी? ये होगी उत्तर पश्चिम दिशा। हमारे आंसर में कहाँ पे उत्तर पश्चिम दिशा है? तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में उसके घर की तरफ सबसे छोटा मार्ग जाता है, करेक्ट। तो इस तरीके से ऐसे सवाल को हल करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। ए बी के 50 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, सी बी के 50 मीटर दक्षिण पूर्व में है, फिर ए के संबंध में सी की दिशा क्या होगी? हमें निकालना है कि ए के हिसाब से सी की दिशा क्या होने वाली है। तो देखिए कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप किस तरह से हल करेंगे। यहाँ पे आपको लिखना है पूर्व, यहाँ पे आपको लिखना है पश्चिम, यहाँ पे आपको लिखना है उत्तर, और यहाँ पे आपको लिखना है दक्षिण, करेक्ट। तो इस तरह से आपको सबसे पहले चारों दिशाएं लिखनी है। अब हमें बताया गया कि ए बी के 50 मीटर दक्षिण पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा ये वाली, करेक्ट। तो ए यहाँ पे स्थित है कितनी दूरी पर? 50 मीटर की दूरी पर, करेक्ट। और बी यहाँ पे होगा। अगला पॉइंट हमको बताया गया है कि सी बी के 50 मीटर दक्षिण में है, तो बी के हिसाब से दक्षिण पूर्व में कौन है? तो बी के हिसाब से दक्षिण पूर्व में 50 मीटर की दूरी पर है सी, और सी यहाँ पे रहा, करेक्ट। बी के हिसाब से 50 मीटर की दूरी पर सी यहाँ पे रहा। अब हमें बताना है कि ए के संबंध में सी की दिशा क्या होगी। तो ए यहाँ पे रखा, तो ए यहाँ पे रहा, सी यहाँ पे रहा। तो सी की ए के हिसाब से सी की दिशा कौन सी है? तो ये दिशा कौन सी होगी? तो ये दिशा होगी ए के हिसाब से पूर्व दिशा, करेक्ट। और हमारा ऑप्शन में कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर 2 में हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 2 में हमारा राइट आंसर, यानी कि पूर्व दिशा में ए के हिसाब से सी होगा। तो इस कंसेप्ट पर आधारित आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है। तो पहला ऑप्शन है अथर्ववेद, दूसरा ऑप्शन है सामवेद, तीसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, और फोर्थ ऑप्शन है ऋग्वेद। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अथर्ववेद में पृथ्वी को भारत की माता के रूप में स्वीकार किया गया है, करेक्ट। ये आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, और इसका आंसर है अथर्ववेद, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारत में स्थानीय स्वशासन लागू करने वाला वायसरॉय था। तो स्थानीय स्वशासन किसने लागू किया था वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड रिटन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, और फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि लॉर्ड रिपन ने लागू किया था स्थानीय स्वशासन, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और कब लागू किया गया था? तो 1882 में फर्स्ट बार ऐसा अधिनियम उसने पारित करवाया था भारत में स्थानीय स्वशासन का, राइट। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन।
और इस अधिनियम के पारित होने के बाद भारत में नगर पालिका शासन में लोकतांत्रिकरण की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ऐसा भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। माउंट एवरेस्ट स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन है ट्रांस हिमालय में, दूसरा ऑप्शन है महान हिमालय में, तीसरा ऑप्शन है लघु हिमालय में और चौथा ऑप्शन है शिवालिका की श्रेणियां में। तो माउंट एवरेस्ट चोटी जो है वो कहाँ पे स्थित है वो हमें बताना है। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सबसे जो हिमालय की बड़ी बड़ी चोटियां हैं वो सब महान हिमालय के पार्ट हैं। ठीक है, महान हिमालय या फिर इसको वृहद हिमालय भी कहा जाता है। सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय, उसके बाद में आता है महान हिमालय, उसके बाद आता है लघु हिमालय और उसके बाद में लास्ट में आता है शिवालिका की श्रेणियां जो कि अरुणाचल प्रदेश आदि क्षेत्रों में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि जो बड़ी बड़ी जो चोटियां हैं हिमालय की वो सारी की सारी महान हिमालय के भाग हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक आदमी को इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। महिला माँ से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि वह आदमी ये रहा, राइट, वह पुरुष ये रहा। तो उसकी ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, यानी कि वह महिला मान लेते हैं यहाँ पर है। उसने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। तो इसकी माँ की एकमात्र बेटी कौन होगी, राइट, इसकी माँ मान लेते हैं यहाँ पे है। तो इसकी माँ की एकमात्र बेटी हो गई वे खुद, राइट, वो महिला या औरत ये रही। ठीक है, इसकी माँ की एकमात्र बेटी वह खुद होगी। तो हमें बताना है कि महिला माँ से किस प्रकार से संबंधित, तो महिला माँ की बेटी है, राइट। तो महिला माँ की बेटी है, हमारा ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाने में महत्वपूर्ण योगदान था। तो इनमें से किसका महत्वपूर्ण योगदान था सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाने में। तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद और फोर्थ ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय। तो हमारे इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही सती प्रथा पर रोक लगवाने में। ठीक है, और कब लगाई गई थी, तो 1829 एडी में लगाई गई थी सती प्रथा पर रोक। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये भी आपको याद रखना है। उस समय भारत का गवर्नर जनरल था कौन, तो विलियम बेंटिक। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है, हमें बताना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, तीसरा ऑप्शन है मौलाना आजाद और फोर्थ ऑप्शन है वीर सावरकर। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक है वी डी सावरकर। और इसी पुस्तक में 1857 की जो क्रांति हुई थी, क्रांति को कहा गया है भारत का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो ये भी कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम कौन सी पुस्तक में बताया गया है। तो ये पुस्तक का नाम आपको ध्यान में रखना है, इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र का संबंध किससे है। तो यहाँ पे होगा सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र का संबंध किससे है वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है श्यामजी कृष्ण वर्मा, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है एनी बेसेंट और फोर्थ ऑप्शन है अरविंद घोष। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र का संबंध है श्यामजी कृष्ण वर्मा से, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, राइट। चलिए अगर बात करेंगे महात्मा गांधी के समाचार पत्र का क्या नाम था, तो आपको ध्यान में रखना है कि यंग इंडिया नाम था महात्मा गांधी के समाचार पत्र का।
अगर ऐसी बात हो कि एनी बेसेंट के समाचार पत्र का क्या नाम था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कॉमनवेल्थ के एक समाचार पत्र आपको ध्यान में रखना है, कॉमनवेल्थ, राइट। तो ये समाचार पत्र था एनी बेसेंट का। और अरविंद घोष के समाचार पत्र को भी आपको ध्यान में रखना है, इसका आंसर है वंदे मातरम। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। इनमें से किसी एक पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये सब आपको ध्यान में होने चाहिए, राइट। हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत हमें दे रखा है 25 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करना है, तो क्योंकि हमें 5 विषम संख्याओं तक जाना है, तो देखिए सबसे पहले बीच में यानी कि औसत 25 है, तो बीच में तो आएगा 25। उसके बाद छोटी संख्या कौन सी होती है विषम संख्या, तो 23। उसके बाद में होती 21। और अगर अधिक की बात करें तो 27, और फिर आएगी 29 यानी कि 29। तो बीच की हमें संख्या दे रखा है औसत, यानी कि जो बीच का मान होता है वो होता है औसत। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो वो है 21, यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राइट। कई सारे तरीके इस क्वेश्चन को करने का। एक और तरीका होता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है कि हमें दे रखा है 5 क्रमागत विषम संख्या। तो पहली विषम संख्या हम मान लेते हैं x, दूसरी हो जाएगी x+2, तीसरी हो जाएगी x+4, चौथी संख्या होगी x+6, और लास्ट विषम संख्या होगी x+8, राइट। तो इस प्रकार से हमें दे रखा है, तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो पांचवी विषम संख्या होगी x+8, और हमें बीच की संख्या दे रखी है यानी कि x+4 का मान हमारे पास में है 25। तो देखिए इस क्वेश्चन को और तरीका होता है, x+4 इज इक्वल टू 25, और x का मान यहाँ से भी आप निकालोगे तो 21 आएगा। तो कई सारे तरीके होते हैं विषम संख्याओं को निकालने का। अगर सबसे बड़ी विषम संख्या निकालनी होती तो भी आप आसानी से इस तरीके से कर सकते थे। दोनों तरीके हैं आपके पास में, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 35% का भिन्न रूप क्या होगा। तो देखिए एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। जब भी भिन्न रूप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने, तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते भी हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखना है 35%, परसेंट को चेंज कर किया जाता है तो बटा में लिखना है 100। सिंपल सी बात है कि बटा में लिखना है 100। अब कौन सी संख्या से दोनों संख्याएं कट रही है, तो वो, तो देखिए 5 से दोनों संख्याएं कट रही है, तो आपको क्या करना है, 35 में जब 5 का भाग दोगे तो आपके पास में, तो 35 में जब आप 5 का भाग दोगे तो आपके पास में आएगा 7, और जब 100 में आप 5 का भाग दोगे तो आपके पास में आएगा 20। यानी कि ये तो एक सिंपल क्वेश्चन, यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। किस संख्या का 15% 30 है। तो हमें पहले से मान दे रखा है, हमें निकालना है वह संख्या, राइट। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, तो मान लेते हैं कि वह संख्या कौन सी, x इंटू 15% बराबर हमें दिया है 30, ठीक है। अब हमें निकालना है x का मान, तो x बराबर हो जाएगा 30। इस 15 को उधर भेजोगे तो आएगा बटा में 15 इंटू 100, ठीक है। 100 में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें निकालना है कि 15 एकम 15, 15 दूनी 30 यानी कि 2। तो x का मान यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 100 यानी कि 200। तो ये तो एक सिंपल क्वेश्चन रहा। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, राइट। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हल करना है।